गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शारदीय नवरात्रों के पहले दिन गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान जनता की समस्याओं को मुख्यमंत्री के द्वारा सुना गया। साथ ही इस दौरान उन्होंने लगभग 250 लोगों से मुलाकात भी की, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल थी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वो हर जरूरतमंद को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें और गरीबों की जमीनों पर अवैध कब्जे को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि पैसों की कमी के कारण कोई भी किसी भी गरीब का इलाज रुकना नहीं चाहिए। साथ ही उन्होंने आर्थिक सहायता प्रदान करने का भी इस दौरान आश्वासन दिया। वहीं लखनऊ में 23 सितंबर को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म कॉन्क्लेव में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम क्लर्क अवध में दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। साथ ही इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य जीएसटी से जुड़े आगामी सुधारों और नई नीतियों पर चर्चा करना है, जिसमें देश भर के व्यापारी, उद्योगपति और सरकारी अधिकारी हिस्सा लेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव रविवार को शामली पहुंचे और सपा एमएलसी किरणपाल कश्यप के घर पर मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में 2024 के चुनाव में वोट चोरी, नेशनल लोकदल के गठबंधन और नेपाल की घटनाओं पर विस्तृत बयान दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि तानाशाही कभी भी सफल नहीं होती। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर के दावे झूठे हैं। वहीं कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य के द्वारा महिलाओं पर की गई टिप्पणी पर भी उन्होंने कहा कि यह सब गलत है, महिलाओं के विषय में ऐसा नहीं बोला जाना चाहिए। या भारत के संविधान के साथ चलेंगे? देखिए, संविधान का पालन करना है और जब जनता क्रांति करती है और जनता के सामने सब बड़े से बड़े तानाशाह रह गए। तानाशाह कभी सफल नहीं होता है जनता के साथ। सर, एक नारा चल रहा है कि मोदी चोर हैं, वोट चोर हैं, इसमें आपके क्या कहना सर? क्या आप मानते हैं कि मोदी चोर हैं, वोट चोर हैं? देखिए, वोट की चोरी की गई है बड़े पैमाने पर। एक एक घर में 500 वोट पकड़े गए और जो सही वोट हैं तो वो काट दिए गए। वो खासकर समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन के वोट ये काट दिए जाते हैं। तो फिर जब ये तो हमारे संसद में विरोध हुआ है, वहाँ से बात उठी है, तो संसद तो अपने विरोध पक्ष के लोग तो विरोध करेंगे। अगर इस तरीके की संवैधानिक के जो संस्था है उसे देखना चाहिए, निष्पक्ष वोट बनना चाहिए और फर्जी वोट करना चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी है। सर, एक संत और एक फुरकान जंग का रुख कर लेते हैं। फोन लाइन पर हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं इस समय। फुरकान, शिवपाल यादव का दौरा हुआ है, तमाम तरह की बातों पर उन्होंने अपने बयान दिए हैं, क्या कुछ उनके बयान सुनने को मिले? जी देखिए, आपको बता दें, शामली जनपद में जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं शिवपाल यादव जी, वो पहुंचे थे और उन्होंने जो कार्यकर्ता है उनके साथ एक बैठक आयोजित की और फिर पत्रकारों से बातचीत की। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने जो विपक्ष है उस पर जमकर निशाना साधा है और जो राष्ट्रीय लोक दल है उसे धोखेबाज बताया है। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा और जो अन्य दल हैं उन पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2027 में फिर से जो समाजवादी पार्टी है वो फिर से परचम लहराएगी और प्रदेश में सरकार बनाएगी। इसके बाद वह कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करने के बाद अपने काफिले के साथ रवाना हो गए। जी फुरकान, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या कुछ खास उनके द्वारा कहा गया, क्योंकि गठबंधन को लेकर के भी उन्होंने बात कही, तो 2027 की तैयारी किस तरह से समाजवादी पार्टी की और बाकी के दलों की होगी? जी देखिए, बता दें, उन्होंने 2027 का जो चुनाव है उसको लेकर कार्यकर्ताओं के साथ एक मीटिंग की थी और मीटिंग के दौरान ही उन्होंने जो कार्यकर्ता उनसे कहा कि 2027 को लेकर अपनी तैयारी करें और जो भी कार्यकर्ता उनसे कहा कि घर घर पहुंचकर समाजवादी पार्टी का जो भी नीति है और जो कार्य है उनको बताए और
डोर टू डोर कैंपेन चलाकर लोगों को बताया कि समाजवादी पार्टी के बारे में जानकारी दे। इसके बाद उन्होंने जो गठबंधन के बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि अभी इस बारे में उन्होंने किसी तरह की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी और कहा कि गठबंधन को लेकर जो भी आगे बात होगी वो बता दी जाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फुरकान इस पूरी जानकारी के लिए। तो फुरकान जंग हमारे संवाददाता जो शामली से जुड़े हुए थे, तमाम तरह की जानकारी दे रहे थे शिवपाल यादव के इस दौरे को लेकर। अगली खबर का रुख करेंगे। फतेहपुर में नवरात्रि के पावन पर्व पर महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए एक खास पहल की गई। मिशन शक्ति के 5वें चरण के तहत महिला पुलिसकर्मियों ने एक स्कूटी रैली निकाली। इस रैली को एसपी अनूप सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान महिला पुलिसकर्मियों ने शहर और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में घूमकर महिलाओं को सुरक्षित महसूस कराने का प्रयास किया। रैली का उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और उन्हें भरोसा दिलाना था कि पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए हमेशा मौजूद है। शक्ति का फेज 5 लॉन्च किया गया है कल माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। इसी क्रम में आज नवरात्रि से एक दिन पहले पूर्व संध्या पर महिला पुलिसकर्मियों की बाइक रैली निकाली गई, जिसका उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना, साथ ही साथ महिला सुरक्षा, इन सब चीज़ों के बारे में उनको जागरूक करना है। आने वाले आगामी दिनों में इस संबंध में कई अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और हमारा उद्देश्य होगा कि जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, जहाँ पे महिलाएं बच्चियाँ पढ़ती हैं, वहाँ पर भी जाकर उनको मिशन शक्ति और महिला सुरक्षा के बारे में जागरूक किया जाए। साथ ही साथ जो एंटी रोमियो स्पॉट सभी थानों पर बने हुए हैं, उनको और प्रभावी ढंग से ऐसे जगहों पर जहाँ पर नए उनके लड़कों द्वारा इस तरह की घटनाएँ की जाती हैं, वहाँ पर उनको रिक्रूट किया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि सारी महिलाएँ और बच्चियाँ जो हमारे क्षेत्र में हैं वो निर्भीक रहकर महबूब। लखीमपुर खीरी में मरकजी कमेटी ने पंजाब में आई बाढ़ के पीड़ितों के लिए राहत सामग्री से भरा एक ट्रक रवाना किया। बाढ़ की वजह से पंजाब में खाने पीने और रोजमर्रा की चीजों की भारी कमी हो गई है। इस आपदा को देखते हुए कमेटी ने 21 सितंबर को शाम करीब 7 बजे एक ट्रक पंजाब के लिए रवाना किया। वहीं इस ट्रक में दवाइयां, कपड़े, कंबल और मच्छरदानी जैसी जरूरत भरी चीजें भरी हुई थी। मरकजी कमेटी के अध्यक्ष हाजी रजा जफरुल्लाह ने बताया कि उनकी कमेटी किसी एक धर्म के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए काम करती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देश में कहीं भी कोई भी आपदा आती है तो मरकजी कमेटी हमेशा उसकी मदद के लिए तैयार रहती है। पोला जो छोटी काशी के रूप में यहाँ मानी जाती है, हम अल्पसंख्यकों को जो सम्मान दिया है, जो हमें मोहब्बत दी है और जो प्यार दिया है, उसी के तहत हम लोगों ने उनके लाडलेपन में, उनके प्यार में हम लोगों ने ये सोच बनाई है कि इस कमेटी के तहत सामाजिक कार्य, चाहे जो भी कार्य हो, उसमें हम लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। आप लोगों से सहयोग लेके कमेटी के सारे पदाधिकारी और शहर का कोई भी किसी के मीडिया प्रभारी मरकजी कमेटी गोला, जो पंजाब प्रांत में बाढ़ आई हुई है, इंसानियत के जज्बे के साथ एक छोटी सी पहल करते हुए हम लोगों ने वहाँ पर जो परेशान लोग हैं उनके लिए थोड़ी सी राहत सामग्री, 500 गद्दे, 500 बेडशीट, 500 मच्छरदानी, 500 कंबल, दवाइयाँ, चप्पलें और ज़रूरी सामान भेजने का फैसला किया था। उसमें हमारे कल दिनांक 21/9/2025 दिन रविवार को हमारी मरकजी कमेटी ने ये अहम फैसला लिया है। हमारे सदर साहब, हमारे मीडिया प्रभारी जो है, इसके तहत ये फैसला लिया गया है कि जो बाढ़ त्रासदी में जो लोग वहाँ पर बाढ़ से पीड़ित हैं, उन लोगों के लिए हम लोग कल कम्बल और क्या कहते हैं, इसमें ब्लैंकेट है और इसमें जो है क्या कहते हैं मच्छरदानी है, जेनरिक मेडिसिन होती हैं, सैनिटरी पैड हैं और जो भी वहाँ पे जो इसेंशियल थिंग्स थी वो सारी हम लोग यहाँ पे जो है यहाँ से कोशिश करेंगे। जौनपुर के जगदीशपट्टी गांव में दबंगों के द्वारा जमीन कब्जा करने और समर्थक पर मारपीट की घटना के बाद सिराथू की विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल जौनपुर पहुंची। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और हालचाल जाना और अधिकारियों को फटकार लगाई। साथ ही विधायक ने खुद ही तहरीर की कॉपी पढ़ी और न्याय दिलाने का भरोसा दिया। एसपी डॉक्टर कौस्तुभ को इस मामले में फोन करके उन्होंने उसकी गंभीरता बताई, जिसके बाद एसपी ने निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन दिया। रहते हैं जिसका आउटकम जनता को नहीं दिख रहा, और इस सरकार में जो प्रशासन है और जो बेसिकली पुलिस है वो इतनी ज्यादा बेलगाम हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो हर तरफ सावन दिखाई दे रहा है ना, उसमें हर इस सूबे के हर जनपद में, हर गली में बहुत ही ज्यादा सावंती सोच वाले छुटभइये जो भू माफिया हैं वो कुकुर मुत्ते की तरह उग गए हैं और उनका सिर्फ एक ही काम है
कि पुलिस को अपने कंट्रोल में लेके मैनेज करके सिर्फ लोगों को परेशान करो और उनकी जमीनों को हथियाओ। अब अगर आपके सामने उदाहरण के तौर पर देख लें तो ये एफआईआर है जिसकी तहरीर में साफ साफ लिखा है कि हमारी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है और मेरे बगल में जो बैठे हैं इनके शरीर पर चोटें हैं, स्टिचेस आई हैं, लेकिन जो एफआईआर दर्ज हुई है वो इसलिए दर्ज हुई है कि मामूली चोटें हैं और अशांति भंग ना हो इसलिए एफआईआर दर्ज करी गई है। इसमें बीएनएस की धारा 329 कहां है जिसकी जमीन पे कब्जा हो रहा है, जिसने तहरीर दी है और अपनी साफ क्लियरली मेंशन किया है कि जमीन पे कब्जा है, उसके परिवार को मारा गया है, सर पे स्टिचेस आती हैं, तो 117 118 कहां है, 329 कहां है? और सबसे बड़ी बात, जवाबदेही किसकी है? यहां पर किसी की जमीन कब्जा की जाती है और एसओ खड़े होकर बोलता है कि एसडीएम साहब के ऑर्डर पर हो रहा है और एसडीएम साहब बोल रहे हैं कि मैं हाई कोर्ट में था इसलिए मेरा फोन नहीं उठ रहा था। वो ऑर्डर कहां है? वो कौन सा ऑर्डर है जो किसी भी व्यक्ति को अपनी जमीन पर या दूसरे की जमीन पर दीवार खड़ी करने की परमिशन देता है? सामने जो एक परिवार रह रहा है उसको मार करके, उसको बुरी तरह आहत करके, कौन सा ऑर्डर है एसडीएम का? ऑब्जेक्शन क्या था इस परिवार का कि आपकी जो जमीन है उस पे आप अपनी चार दीवारी बनाइए। मिर्जापुर में जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार की अध्यक्षता में शारदीय नवरात्रियों को शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न करवाने के लिए एक तैयारी बैठक हुई। इस दौरान पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा ने बताया कि पूरे मेला क्षेत्र को 10 जोन और 21 सेक्टर में बांटा गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि सुरक्षा की निगरानी के लिए 250 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और मंदिर से घाट तक बैरिकेडिंग की व्यवस्था भी की गई है। अधिकारियों को उम्मीद है कि मेले के पहले दिन ही लगभग 3 लाख से अधिक भक्त दर्शन के लिए पहुंचेंगे। कल पहला दिन है और इस नवरात्र में इस पूरे मेला क्षेत्र को 10 जोन और 21 सेक्टर में विभाजित किया गया है, जिसमें पुलिस के अधिकारियों का और मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है। आज ब्रीफिंग का प्रमुख उद्देश्य यही है कि दोनों की समझ में कोई अंतर ना हो, क्योंकि कुछ अधिकारीगण हैं जो बाहर से ड्यूटी पर लगाए गए हैं, उनको इस क्षेत्र के बारे में बताना और उनकी ड्यूटियों के बारे में उनकी समझ को पैदा करना। आज देर शाम से ये ड्यूटियाँ प्रारंभ हो जाएंगी। निश्चित तौर पर निर्विघ्न रूप से इस मेले को संपन्न कराए जाने के लिए जिला प्रशासन सजग है और पूर्णतः प्रयास किए जा रहे हैं। इसी प्रकार आज जो रामगया घाट पर पितरों के तर्पण का कार्यक्रम है वो अच्छी तरह से आज संपादित हो रहा है। पूर्ण विश्वास है कि नवरात्र में भी अच्छी तरह से सारे कार्यक्रम संपादित सर, ड्यूटियाँ प्रारंभ कब हो रही हैं लोगों को? ड्यूटियाँ प्रारंभ कब हो रही हैं? आज से भी? आज शाम से ड्यूटियाँ प्रारंभ। अमेठी में महिला सुरक्षा और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए मिशन शक्ति 5.0 की शुरुआत की गई है। इस मौके पर एसपी अपर्णा रजत कौशिक ने खुद स्कूटी चलाकर के एक विशेष बाइक रैली का नेतृत्व किया। इस दौरान एसपी और एएसपी ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें कई महिला पुलिसकर्मी अपनी स्कूटी और बाइक पर सवार होकर शामिल हुई। वहीं इस अभियान का मुख्य लक्ष्य महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकना और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कराना है। इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम भी माना जा रहा है। फेज 5 के शुभारंभ को मार्क करने के लिए आज जनपद मुख्यालय पर एक बृहद बाइक रैली निकाली गई, जिसमें सभी हमारे महिला जो पुलिसकर्मी हैं उनके द्वारा किया गया और जो पूरा मेन रूट है हमारा, जिसमें हमारे मार्केट है, जहाँ पर हमारे अन्य संस्थान हैं, उन पर उनके माध्यम से, उस रैली के माध्यम से उसमें जन जागरूकता का एक अभियान चलाया गया है, जिसमें मिशन शक्ति के बारे में जानकारी दी गई। साथ साथ जो हमारी महिला सुरक्षा संबंधी जितनी हेल्पलाइन है उनकी जानकारी दी गई और जो ऐसी प्रदेश सरकार की लाभप्रद स्कीम है जिनसे महिलाएं अपना संवर्धन कर सकती हैं, उनके बारे में भी उनको जानकारी दी गई। इसके साथ साथ जो मिशन शक्ति का शुभारंभ हो रहा है उसके जागरूकता भी उनको जिंगल के माध्यम से जो बाइक रैली है। फतेहपुर के देवगांव मूसेपुर गांव में रज्जन पासवान नाम का एक व्यक्ति शनिवार की रात को रहस्यमय तरीके से लापता हो गया। वहीं इसकी पत्नी ने गांव के ही कुछ लोगों पर अपहरण का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित ने बताया कि इस घटना के पीछे पारिवारिक जमीन का विवाद बताया जा रहा है। साथ ही महिला ने बताया कि उनके पिता की संपत्ति को
लेकर उनकी चारों बहनों के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे। महिला ने पुलिस से मांग की है कि उसके पति को जल्द सुरक्षित ढूंढा जाए। गायब हो गया है, वो धमकी दे रहे थे कि मार पीट के हम उनको उठा ले जाएंगे। कौन लोग धमकी दे रहे थे? राजू और राजेश और लखना जगदीश। कहाँ के हैं ये लोग? यही देवगांव हुसेपुर के। और अब हम आए तो थाने में भी अपनी केस। हमारा भाई रात से कल शाम से घर में खा पी के सो गया था और रात में पड़ा था 12-1 बजे था करीबन गायब हो गया। कोई उठा ले गया, कहाँ हो गया पता नहीं चला। अब इसके बाद यहाँ हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहा। हम आए थे थाने, यहाँ भी सुनाई नहीं हो रही। और आए थे जज से झगड़ा हुआ था तो वो लोग भी बता रहे थे कि हम मारेंगे कूटेंगे और जो पा जाएंगे तो उठवा भी लेंगे। और ऐसी बात है। तो रात में आए, अपना उठा के कोई किसी से करवाया हो या न करवाया हो हमें मालूम नहीं चला। जब सवेरे देखा तो अमरोहा के एक गांव में, आपको बता दें ये खबर अमरोहा से है, जहां पर अमरोहा के हसनपुर में पुलिस ने एक कार्रवाई की है। 43,000 रुपए के झूठे लूट के मामले का खुलासा पुलिस ने किया है। शिकायतकर्ता ने ऑनलाइन गेम में हारने के बाद अपने दोस्त से उधार लिए पैसे लौटाने के लिए खुद की लूट की झूठी सूचना दर्ज कराई थी। अमरोहा के पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी हसनपुर दीप कुमार पंत और टीम ने सर्विलांस सीसीटीवी की जांच की और शिकायतकर्ता से पूछताछ के दौरान पूरे मामले का पर्दाफाश किया, जिसके बाद शिकायतकर्ता ने स्वीकार किया कि योजना उसने ऑनलाइन गेम में हार के कारण बनाई थी। वहीं पुलिस ने झूठी सूचना देने वाले शिकायतकर्ता के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। कि वो अपने मामा के घर गांव केरावली थाना नरसेना बुलंदशहर गया था। वहां उसके मामा के लड़के द्वारा उसे 43,000 रुपये दिए थे, जिसको उसे अंकित को दयावली में देने थे। रास्ते में चिटाबुदर के पास गंगा तटबांध पे 3 अज्ञात लोगों द्वारा उससे 43,000 रुपये लूट लिए। उक्त घटना पे उसकी तहरीर पे सुतंग धारा में अभियोग पंजीकृत कर जांच की गई। स्थानीय SHO हसनपुर की टीम, सर्विलांस व SOG टीम द्वारा इसमें साक्ष्य एकत्रित किए गए। तो वादी के बयानों में और घटना में विरोधाभास पाया गया। कई चरणों की पूछताछ के बाद जब साक्ष्य एकत्रित किए गए तो वादी द्वारा 12 बज के कुछ मिनट पे ये घटना बताई थी और वादी द्वारा स्वयं आके हसनपुर जन सेवा केंद्र में अपने खाते पे रुपए ट्रांसफर किए जाने की पुष्टि हुई, जिसकी रसीद वगैरह स्थानीय दुकानदार से प्राप्त की गई। वह उसके द्वारा अपने मोबाइल फ़ोन को दियावली के पास ही तोड़ के फेंक दिया गया था, जिसकी बरामदगी भी सुनिश्चित कर ली गई है। वादी द्वारा बताया गया कि वो ऑनलाइन गेम एविएटर खेलता था। अपने मामा के लड़के ने जब उसे पैसे दिए तो उसके मन में पाप आ गया और उसने इस पैसे हड़पने के लिए झूठी साजिश रची। इस संपूर्ण प्रकरण में इसके द्वारा पुलिस को झूठा गुमराह किया गया, जिसमें BNS 217 और BNS 248 की कार्रवाई की जा रही है। आज इसके खिलाफ की जा रही है अन्य विधिक कार्रवाई प्रक्रिया। हमीरपुर में मूर्ति बनाने वाले कारीगर अपनी आजीविका पर आए संकट से जूझ रहे हैं। बाजार में POP से बनी मूर्तियों की बढ़ती मांग के कारण कारीगरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मिट्टी की मूर्तियां बनाने में बहुत ज्यादा समय और मेहनत लगती है, जिससे इनकी लागत बढ़ जाती है। वहीं POP की मूर्तियां सांचे में तुरंत और कम दाम में तैयार हो जाती हैं। अपनी समस्याओं को लेकर मूर्तिकारों ने सदर विधायक डॉक्टर मनोज प्रजापति को एक शिकायती पत्र सौंपा, जिसके बाद विधायक ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वो इस मुद्दे पर सरकार को एक पत्र लिखेंगे। POP की वजह से हम लोगों की हस्तकला जो मतलब ख़त्म होती जा रही है। जैसे कि हम लोग POP की मूर्तियाँ लोग 100, 150 बना लेते हैं। हम लोग बनाते हैं तो 20 से 30 मूर्तियाँ बना पाते हैं। हमें लगता है 2.5 महीने में 20 से 30 मूर्तियाँ बनाते हैं। और POP मूर्ति तो एक दिन में 10 मूर्तियाँ तैयार होती हैं। और उससे क्या है, प्रदूषण भी फैलता है, मृदा प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण भी होता है। कारण है कि मिट्टी की मूर्त है जो वो शुभ है और जो POP वाली है ये घुलती नहीं है। विसर्जन हमारी जो कला है वो समाप्त होती चली जा रही है और हमारे धंधा में बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। कुछ मूर्तिकार POP के मतलब कुछ लोग आके यहाँ पर 50-50, 100-100 मूर्ति लेके आए हैं और वो बेच रहे हैं और हम लोगों का धंधा बहुत मंदा हुआ जा रहा है। हमारी रोजी रोटी में बड़ा फर्क पड़ा जा रहा है।
और आगे की कुछ मूर्तिकार हैं और मिट्टी से मूर्तियां बनाते हैं, बड़ी शानदार, बिल्कुल जैसे जीवित प्रतिमा हो इस तरीके से प्रतीत होती है। तो पहले तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और बधाई भी देता हूँ कि इतना पुनीत कार्य कर रहे हैं। दूसरा एक बात और समझ में आई कि कुछ लोग पीओपी से भी मूर्ति को बनाने का काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि पीओपी से चाहे वो जल प्रदूषण हो, चाहे वो मृदा प्रदूषण हो, ये सब चीजें होती हैं। और कई प्रदेशों में जो पीओपी की बनी हुई प्रतिमाएं हैं उन पर इस समय हम उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जनपद के सुमेरपुर में हैं, जहां पर इस समय नवरात्रि के का टाइम को लेकर के मूर्तिकारों में मूर्तियां का जो है बनाने का क्रम निरंतर चालू है। आपको बताते चले कि जो सुमेरपुर है, यहाँ की मूर्तियां उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में दूर दूर तक जाती हैं, लेकिन यहाँ पर मूर्तिकारों पर इस समय एक खतरे का बादल जो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी हुई मूर्तियों को लेकर के चल रहा है। जो यहाँ पे मिट्टी द्वारा बनी हुई जो मूर्तियां हैं, उन मूर्तियों को लेकर के इनको जो सही पारिश्रमिक है वो नहीं मिल पा रहा है, जिसको लेकर के आज यहाँ के मूर्तिकारों ने यहाँ के सदर विधायक डॉक्टर मनोज प्रजापति को इन्होंने एक शिकायत पत्र दिया है। बरेली में दोस्तों से हुए झगड़े के बाद एक ड्राइवर ने तेजाब पीकर आत्महत्या कर ली। वहीं घटना के 2 दिन बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि बलबीर सिंह नाम के युवक की शनिवार को शराब के नशे में अपने दोस्तों के साथ किसी बात को लेकर के बहस हो गई थी, जिसके बाद युवक ने घटना को अंजाम दिया। वहीं हालत बिगड़ने पर उसके परिवार वालों ने तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घर में आके तेजाब पी लिया, नशे में था, अब किसी बताया भी नहीं, बाद में मान चला गया तेजाब पी लिया, सब लोगों ने फिर एडमिट कराया हॉस्पिटल। फिर क्या वो डॉक्टर साहब ने इलाज करा तो फिर रात में खत्म हुए। अब रात में खत्म हुए 4-5 बजे। क्या करते थे? ड्राइवर थे। कहाँ के रहने वाले? करमगढ़िया। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।